प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी प्रॉब्लम को हम लोग किस तरह से अप्रोच करते हैं ये बेसिक हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। जो कि क्लास 10 तक तुम लोग प्रोग्रामिंग करते थे, प्रोग्रामिंग इज लाइक अ प्रॉब्लम, कि तुमको सम ऑफ टू नंबर्स फाइंड करना है, ठीक है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। अभी उसको तुम कैसे सॉल्व करते हो वो हम लोग सीख लेते हैं। अच्छा, ऐसे ऐसे इनपुट लेना है, ऐसे ऐसे सम ऑपरेटर यूज करना है, फिर वहाँ पे हम लोग को डिस्प्ले कर देना है। बट ये एक छोटा लेवल पे था। अगर इसी को हम सोचे कि कैसे हम लोग इसके बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहला है कि हम क्वेश्चन को समझना पड़ेगा हमको, है ना। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन की प्रॉब्लम क्या एग्जैक्टली exactly। उसके बाद तुमको एनालाइज करना पड़ेगा कि उसमें कितना इनपुट्स वगैरह चाहिए। जैसे अगर मैं बोला कि सम ऑफ टू नंबर्स, तो तुम सोचोगे कि अच्छा यहाँ पे दो इनपुट चाहिए। अगर मैं बोला कि सम ऑफ थ्री नंबर्स, तो तुम समझोगे अच्छा यहाँ पे हमको थ्री इनपुट्स चाहिए। ठीक है, दैट इज हाउ यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक एक रफ चॉकआउट बनाते हैं, जो कि आइडियली हम बोलते थे ना कि एक बार रफ बना लो करके तुम लोगों को, लेकिन तुम लोग कभी सुना नहीं उस बात को। हालांकि तुम्हारे दिमाग में ये रफ चलता था। सोच के देखो, जब भी तुम्हारा क्वेश्चन है, तो क्या तुम दिमाग में वो चीज नहीं दोहराता था, अच्छा ऐसा 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 होगा, मेरा प्रोग्राम ऐसा होगा। तो वो है कि तुम प्रोग्राम को कैसे प्रोसीड करेगा, वो एक स्टेप हो जाता। तो ये सब एक स्टेप्स है फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। इसके बाद तुम कोड लिखेगा। लिखने के बाद तुम चेक करता था ना मेरा कोड सही है कि नहीं है, हम बोलते हैं ड्राई रन करके देखो। तो ड्राई रन में तुमको एरर समझ में आता था, है ना। जब तुम एक हाइपोथेटिकल इनपुट लेके फिर तुम उसको ड्राई रन करता था, एंड देन तुमको एरर समझ में आता था। और जब एरर आता था उसके बाद तुम एरर को ठीक करने का कोशिश करता था, है ना। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अभी ये एक छोटा लेवल पे हो गया कि तुम सम ऑफ टू नंबर्स फाइंड कर रहे हो। बट इसी को अगर कोई भी एक लंबा चौड़ा बड़ा प्रॉब्लम सेटअप करना है, सपोज तुमको एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, ठीक है। तो उसमें ऑब्वियसली ना सम ऑफ टू नंबर से ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगा, है ना। मल्टीपल किताब्स होंगे, फिर उनको इशू करने के लिए कौन आ रहा है, जो इशू कर रहा है स्टूडेंट, वो स्टूडेंट वैलिड स्टूडेंट है कि नहीं। वैलिड स्टूडेंट इन द सेंस एक स्कूल का एक सर्टेन स्पेसिफिक आईडी रहेगा ना, बाहर का आईडी देके तो नहीं होगा। तो तुमको सबसे पहले तो आईडी चेक करना पड़ेगा कि स्टूडेंट इज वैलिड और नॉट। उसके बाद तुमको बुक चेक करना पड़ेगा कि बुक इज प्रेजेंट और नॉट, ठीक है। तो इस बुक अगर प्रेजेंट है, मतलब बुक अगर लाइब्रेरी में है, एंड वो अगर किसी और को इशू नहीं किया गया है, तो भी वो तुमको चेक करना पड़ेगा। या फिर कोई स्टूडेंट मान लो किताब लेने आ रहा है, तो तुमको चेक करना पड़ेगा कि क्या उस स्टूडेंट का ऑलरेडी कोई पेंडिंग किताब है, मतलब कि जैसे उसको अगर सबमिशन डेट पार हो चुका है, तो उसको नया तुम बुक नहीं दोगे जब तक कि वो लौटाएगा नहीं। तो ये सब मल्टीपल चेक्स आ जाता है। ये जब तक तुम छोटा छोटा मॉड्यूल्स में ये प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन नहीं कर लोगे, तुम ओवरऑल उसको सॉल्व ठीक से नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं। ये एक छोटा प्रोग्राम नहीं है ना कि सम ऑफ टू नंबर्स करके निकल गए। ये एक लंबा चौड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो इसको जब तक तुम एक बड़ा प्रोसेस को तुम छोटा छोटा मॉड्यूल्स में, मतलब छोटा छोटा उसका जो टास्क है इसमें ब्रेक डाउन करके, तभी तो उसको तुम फर्दर उसको सेग्रीगेट करके और प्रोग्राम को और एनहांस कर पाओगे, है ना। तुम डायरेक्टली अगर प्रोग्राम शुरू कर दोगे, तब देखना रहे हम तो ये नहीं कि हम तो वो नहीं कि इस टाइप का चीज आते जाएंगे। तो यही स्टेप्स है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे पहला स्टेप क्या है, स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। लिखोगे, कॉपी में लिखोगे, कॉपी में लिखोगे। चैप्टर 4 हेडिंग दोगे इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर स्टेप नंबर 1 लिखोगे। एक हेडिंग दोगे सब हेडिंग की, स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्टेप्स ऑफ। हम मोटा मोटा 4 स्टेप्स देखेंगे यहाँ पे। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द प्रॉब्लम। Identify and analyze the problem. इसके बाद find its solution.
and develop algorithm of the solution. Third, code the solution in programming language. उसके बाद test and debug the coded solution. Okay. समझ में आया बात? हाँ, पहले you have to identify and analyze the problem, फिर उसका solution ढूंढना है और उसका algorithm लिखना है। उसके बाद जो हम लोग लिखे हैं बेस्ड ऑन दैट हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको रेप्लिकेट करना है। एंड देन यू हैव टू टेस्ट एंड डिबग। टेस्टिंग मतलब होता है कि तुम ड्राई रन कर रहे हो विद आर्बिट्री वैल्यूज, तुम वैल्यूज इनपुट किए एंड यू सी व्हाट द आउटपुट इज कमिंग, वो है टेस्टिंग। डीबगिंग मतलब है अगर टेस्टिंग में कुछ गलती पकड़ा गया तो उसको ठीक करने का प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीबगिंग। ठीक है, तो टेस्टिंग इज बेसिकली आइडेंटिफाइंग द एरर्स, डीबगिंग इज रेक्टिफाइंग द एरर्स। ठीक है, ये है टेस्टिंग एंड डीबगिंग। बात समझ में आया? ठीक है, ये सब कुछ एकदम क्लीन हो जाने के बाद उसके बाद वी फाइनली हैव अ न्यू प्रोग्राम। ये कहानी हुई। ठीक है। अच्छा, तो जैसे हम बोले कि कोई भी एक बड़ा प्रॉब्लम को एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम बोलते हैं, सपोज दिस इज एन एग्जांपल कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये एग्जांपल हम ले रहे हैं। ठीक है, तुम मेरे को बोलो इसका कंपोनेंट्स क्या हो सकता है। তুই বল প্রথম একটা কম্পোনেন্ট বল যে এই ফিচারটা থাকা উচিত আমার লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। ফিচার্স, क्या क्या फीचर्स हो सकता है, একটা ফিচার বল যে কি থাকতে পারে। अच्छा, আমি একটা দিয়ে শুরু করছি, बोलो। बुक्स कैटेगरी है ना, ये एक फीचर है ना, बुक्स का कैटेगरी। मतलब कि जब मेरा प्रोग्राम शुरू होगा तब मेरे पास कुछ इस तरह से रहेगा कि साइंस ऑप्शन रहेगा, साइंस, फिर मान लो आर्ट्स, इस तरह से। अब अगर कोई साइंस सेलेक्ट करता है तो उसके अंदर मान लो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री इस तरह से रहेगा। बात समझ में आ रहा? तो दैट इज द कैटेगरी वी हैव टू। ऐसा नहीं है कि हम सभी बुक को एक साथ रख दिए, नहीं, वी विल jot it down into categories। ये मेरा पहला फीचर है जो मुझे डालना है। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছিস কি কথা বলছি? তুই লাইব্রেরিতে গিয়ে যা যা দেখতে পাচ্ছিস, যেটা মনে হচ্ছে তোর যে লাইব্রেরি কে অ্যাক্সেস করা আমার জন্য ইজি হবে, সেটা একটা फीचर। যেমন बुक्स के कैटेगरी वाइज डिवाइड करो। तो जब लाइब्रेरी जब लाइब्रेरी जाते हो स्कूल का, तब मान लो ये पूरा स्कूल का लाइब्रेरी है और सभी किताब रैंडमली रखा हुआ इधर उधर, क्या तुमको इजी होगा ढूंढने में? दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन स्कूल में क्या रहता है कि कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया जाता है, साइंस का हो गया, मैथ्स का हो गया, आर्ट्स का हो गया, फिर वहां पे हो गया कि इसमें भी कैटेगरी रहता है कि ये फिजिक्स का हो गया, ये वाला केमिस्ट्री का हो गया, इस तरह से रहता है, तो हमको ढूंढने में इजी होता है ना। तो वो एक फीचर हो गया जो मेरे को बनाना है। और कुछ बॉल একটা বল ফিচার ভেবে নিয়ে যে এই ফিচারটা হলে আমার প্রোগ্রামটা বেটার হবে, লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্টে বেটার হবে। কিভাবে সর্ট করব? क्लास वाइज बुक कैटेगरी ये हो गया। उसके बाद इसका एक सब पार्ट, ये कैटेगरी का ही सब पार्ट क्या होगा कि सॉर्टिंग क्लास वाइज, है ना। सॉर्टिंग अकॉर्डिंग टू क्लास मतलब कि क्लास मान लो एक शेल्फ है, नीचे तुम्हारा क्लास
वन से शुरू हो रहा है या फिर क्लास 11 का है मान लो, यहाँ तक हो गया, उसके बाद क्लास 12 का है, यहाँ 12 का किताब है, ये बेटर है ना, रादर देन हैविंग अ शेल्फ जहाँ पे 11 12 मिक्स करके है। समझे? अच्छा एक तुम बोलो। हाँ हाँ हो सकता है तो इशू, इशू का है ना, बुक इशू, बुक इशू, ये एक हो गया क्राइटेरिया। अब बुक इशू के अंदर क्या क्या हो सकता है, हाउ मेनी बुक्स आर पॉसिबल टू इशू। ऐसा नहीं है कि मान लो एक, जैसे मान लो तुम्हारा सुमिता अरोड़ा मान लो 5 कॉपीज है लाइब्रेरी में, 10 जन को तुम इशू करा दिया, क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं होगा। तो जब भी कोई स्टूडेंट आएगा बुक इशू करने, तुमको पहले चेक करना पड़ेगा कि इज द बुक स्टिल अवेलेबल। ठीक है, ये तुमको चेक करना पड़ेगा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स को इशू करना है ये। उसके बाद और कुछ, कितना दिन के लिए, वो मान लो हम बोल देते हैं बुक इशू का, हम स्टूडेंट के अंदर चल जाएगा ना, कि एक स्टूडेंट कितना दिन के लिए एक किताब लिया है, वो स्टूडेंट में हम लोग चेक कर लेंगे, वो बेटर रहेगा। स्टूडेंट में, स्टूडेंट का मान लो पहले तो वैलिड स्टूडेंट आईडी चेक करेंगे, आईडी वैलिड, अगर आईडी वैलिड है तो फिर एनी इश्यूड बुक, ये, या फिर हम बोलेंगे कि भाई कुछ फाइन वाइन है, फाइन, इस तरह से। समझ में आ रहा? तो हमको ऑलरेडी 3 मॉड्यूल मिल चुका है, मॉड्यूल मतलब छोटा छोटा चंक्स की, मेरे को ये एक सेपरेट प्रॉब्लम है, ये एक सेपरेट इशू है, ये एक सेपरेट इशू है, मुझे सेपरेट सेपरेट करके इसको करना पड़ेगा और फिर उनको एक साथ मर्ज करना पड़ेगा। यूडीएम सीखे थे ना, यूडीएम মনে আছে ইউডিএম এর কিছু কি হয় ইউডিএম এ ভেঙে, तो एटा के भेंगे दिलम, तो हम लोग अलग अलग यूडीएम क्रिएट कर सकते हैं, एक है बुक कैटेगरी का यूडीएम, एक है इशू बुक का, एक है स्टूडेंट का, फिर उसमें से और फर्दर ब्रांचिंग होगा। और समझ में आ रहा कुछ? ठीक है, तो इस तरह से एक प्रॉब्लम को जब हम छोटा छोटा मॉड्यूल्स में ब्रेक कर लेंगे ना, तो मेरे पास एक क्लियर आइडिया रहेगा कि एग्जैक्टली exactly मुझे क्या करना है। और उससे भी बड़ा बात कि मान लो 5 6 जन मिलकर प्रोग्राम कर रहा है, तो एक जन को तुम बोल दे भाई तुम इसको संभाल, तुम इसको संभाल, तुम इसको संभाल, उसके अंदर तुम इसको इसको देख, तो इस तरह से क्या हो रहा है ना, मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं लेकिन टुवर्ड्स द सेम गोल वो काम कर रहे हैं, है ना, हॉच पॉच नहीं हो। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? तो यही कहानी है कि एक बिग प्रॉब्लम को तुम स्मॉलर स्मॉलर मॉड्यूल्स में जब तुम तोड़ देते हो, इसको एक टर्म दिया जाता है विच इज नोन एज डीकॉम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? डीकॉम्पोजिशन। तो हम लोग लिखेंगे व्हाट इज डीकॉम्पोजिशन। बात से बोल, बोरिंग।
मान लो कि एक ग्राफ है, दिस डिनोट्स द प्रॉब्लम का साइज। प्रॉब्लम साइज मतलब कितना कॉम्प्लेक्स द प्रॉब्लम है, हाउ बिग द प्रॉब्लम इज, ठीक है। और दिस साइड डिनोट्स द क्या, डिफिकल्टी। तो हमारे पास जो ग्राफ मिलेगा ना, वो कुछ इस तरह से। इसका मतलब समझ रहे हो? ये देखो प्रॉब्लम, ये एक्स एक्सिस में क्या प्रॉब्लम साइज, तो जितना प्रॉब्लम का साइज बड़ा होगा उतना मेरा क्या होगा, डिफिकल्टी ज्यादा होगा। जितना प्रॉब्लम का साइज कम होगा मेरा डिफिकल्टी क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आया? तो तुम एक ह्यूज प्रॉब्लम को तुम एक साथ सॉल्व करने का कोशिश करो, इसका डिफिकल्टी बहुत ज्यादा होगा। इसी प्रॉब्लम को तुम क्या करो, तुम मल्टीपल छोटा छोटा पार्ट्स में ब्रेक करो, तो प्रॉब्लम का साइज क्या होगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, डिफिकल्टी लेवल कम हो जाएगा। यही यहाँ पे समझाया गया कि सिंगल लाइब्रेरी मैनेजमेंट, अगर एक सिंगल तुम करना चाहो तो ह्यूज प्रॉब्लम, तो ह्यूज डिफिकल्टी, बट उसी को तुम मॉड्यूलर में ब्रेक कर दो तो तुम्हारा प्रॉब्लम साइज घट गया और तुम्हारा डिफिकल्टी लेवल भी घट गया। तो समझ में आया बात हम क्या बोले? ये सब जिब्रिश लग रहा था। चलो एक एग्जांपल देते हैं रियल लाइफ का, रियल लाइफ एग्जांपल। हाउ टू प्रिपेयर, बोलो क्या है, अब तो बोल दो। জানিস বানাতে জানিস? এটা তো সবাই জানে, তাই না? कैसे कैसे बनाते हैं बोलो मैगी? हाँ? किसका स्टेप बेटर होगा हम देखते हैं। तुमसे शुरू करते हैं, बोलो। मैगी, अच्छा। पुट मैगी इन बॉइलिंग वाटर, फिर उसके बाद दही। दही कौन ऐड करता है रे बाबा? ये सुन के कैसा लग रहा है? अच्छा, मसाला, दही, वेजीज इन H2O, है ना? सेपरेट H2O, फ्राई करने के लिए पैन, फ्राई अनियन, उसके बाद मिक्स স্টেপ বলে এত তো আমি করি না, না না, এটা 2 এটা 3, তারপরে मैगी, उसके बाद फूड केचप, हो गया। धनिया, और कुछ है? धनिया, फूड धनिया ना, फूड धनिया, ठीक है। तो सोचते हैं, देखो मान लो किसी को एकदम नहीं आता मैगी बनाना, किसी को एकदम नहीं आता, वो अगर ये स्टेप देखेगा तो क्या उज्जवल जैसा बना पाएगा? सोचते हैं, सचो मेरे को पता ही नहीं है कि मैगी कैसे बनता है, एकदम नहीं पता मेरे को, ठीक है। और मैं मतलब एकदम बुद्धू हूँ, ठीक है, जो लिखा हुआ है मैं एग्जैक्टली वही करूंगा, तो देखते हैं क्या होता है। तो पुट मैगी इन बॉइलिंग वाटर, तो अब ये बॉइलिंग वाटर जो है, गैस में पानी उबल रहा है, तो तुम मैगी डाल दो उसमें, ठीक है, मैगी डाला गया। उसके बाद क्या हो रहा है कि मसाला, दही, वेजी इन पैन, तो पैन है, पैन में बोला ना डालना है, तो मैं पैन में, अच्छा वो जो भी है, बोल है मान लो ये वाला, उसमें तुम क्या डाले, वेजी प्लस मसाला, उसके बाद फ्राई अनियन, है ना? हाँ, नहीं तुम बोल दिया और कुछ नहीं, अब ये ऐड नहीं कर सकता। अब फ्राई अनियन तुम बोल दिया, अब फ्राई अनियन मतलब तुम अनियन तो लेके तुम डायरेक्टली स्टोव में डाल देगा फ्राई करने, तुम बोला नहीं था। अनियन का छिलका छुड़ा के नहीं बोला था, तुम डायरेक्टली तुम बोला कि अनियन है उसको फ्राई करो, डाल देंगे, हो तो जाएगा। उसके बाद नहीं, तुम बोला था ये चीज तो याद करो, बोला था।
उसके बाद तुम ये दोनों को मिलाने बोला, ठीक है, कहाँ मिलाने बोला वो ये नहीं बोला। उसे जमीन में फेंक के मिलाने बोला कि कहाँ बोला ये बोला नहीं, ठीक है। उसके बाद पुट मैगी, उसके बाद इसमें बोला कि मैगी में डाल देना, चलो ठीक है। पुट केचप, तो इसी के पानी में ही केचप डाल दो, ठीक है। फिर धनिया, फिर पानी में धनिया डाल दो, और फिर उबलते रहने दो जब तक कि वो जल ना जाए। बात समझ में आ रहा है? और फिर तुम स्टोव बंद भी नहीं कर रहा, तो जब तक गैस खत्म नहीं हो जाएगा। तुम्हारे हिसाब से तो यही होगा ना? हाँ, अभी देखो, यही चीज हम बोल रहे हैं कि जब हम लोग कोई स्टेप्स को मेंशन करते हैं, तो वी हैव टू राइट द एग्जैक्ट स्टेप्स, जो जिसमें कुछ भी एम्बिग्युइटी ना हो। एम्बिग्युइटी मतलब तुम एक बोल रहा है लेकिन कोई कुछ और समझ रहा है, ये एम्बिग्युइटी नहीं होना चाहिए। जैसे तुम पुट केचप बोला, अब केचप तुम मैगी में बोला कि जमीन में बोला, ये तो बोला ही नहीं ना। हो सकता है कि पुट केचप बोला हम जमीन में डाल दिए, या फिर मुंह में डायरेक्ट हम डाल दिए केचप, ठीक है। वो तो तुम बोला नहीं ना, तो एम्बिग्युइटी हो जा रहा है। तो जब हम लोग एल्गोरिदम लिखेंगे, एल्गोरिदम, तो हमारे एल्गोरिदम में देयर शुड बी नो एम्बिग्युइटी, कुछ भी एम्बिग्युइटी नहीं होना चाहिए। जो बोला गया एग्जैक्टली वही करेगा। तुम चैट जीपीटी में अक्सर देखे होगे कि तुम जो बोलते हो वो वही करता है, लेकिन मतलब तुम लिखते हो कुछ और तुम दिमाग में सोचते हो अरे हम तो ये लिख रहे हैं, तो वो समझ ही जाएगा कि क्या करना है, बट वो समझता नहीं है। वो एग्जैक्टली वही करता है जो कि तुम लिखा है, और वो ये नहीं कर पाता जो कि तुम सोचा है बट लिखा नहीं है। बोले चीज कौन दिन को रिश्ते, तुम समझा हम क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि हम जो लिखते हैं वो एग्जैक्टली सेम चीज को फॉलो करता है। वो कोई इंसान नहीं है, वो तुमको जानता नहीं, वो नहीं समझ पाएगा, वो वही करेगा जो तुम उसको इंस्ट्रक्शन देगा। और तुम्हारा इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं था। तुम्हारा इंस्ट्रक्शन में था कि पुट मैगी पुट केचप, तो मैगी जमीन में केचप मुंह में डाले, तो पुट तुम बोला है रखने, तुम रख दिया, ठीक है। हो सकता है ऐसा, ठीक है। अब धनिया भी तुम बोला, धनिया मान लो हम पेड़ में डाल दिए पुट धनिया। तो हमारा जो एल्गोरिदम है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, देयर शुड बी नो एम्बिग्युइटी। ये पहला हमारा जो सीखने का चीज है, ठीक है। इसलिए हम ये चीज समझाने के लिए, ये तुम लोग अपना आईसीसी में क्लास 8 में पढ़े थे। हाँ, याद है कुछ एल्गोरिदम फ्लो चार्ट? कुछ नहीं याद है? उससे पहले सोता था क्या? তোর কি অবস্থা? তুই তো এখন ধ্যান দেওয়া শুরু করিসনি, হ্যাঁ? তুই তো ক্লাস 10 এর পরেও শুরু করিস। अरे था रे भाई, हम ही पढ़ाते थे, हमको पता है। मतलब मुझे पता है कि क्लास 8 में है, तुमको नहीं पढ़ाता था बट मैं पढ़ाता था इंडियन, हमको पता है, ठीक है। तो कौन दिन क्लास नहीं पढ़ा? वो सेम सेक्शन में था। 10 में तो नहीं था ना? 10 में, 10 में भी था। हम लेते थे ना कुछ टाइम, मैं लेता था। 10 में मैं लेता था कंप्यूटर। ये देखता था पीछे का मामला है। ठीक है, अच्छी बात है। तो बात समझ में आया कि क्या हो रहा है कहानी, ठीक है। इस तरह से नहीं करना। अच्छा তুই বলতে এবার, ধর আমি বলছি যে how to prepare this। हाँ, बस। সে নাও পারে ছেড়ে দে, তুই রান্না করিস না। না মানে আমি বলছি তুই করিস না, তোকে মানাই করছে, করিস না। ये सब कहानी हो जाएगा। Okay. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एल्गोरिथम की अगर बात करें, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम मतलब समझे कि द स्टेप्स, एल्गोरिथम आर द स्टेप्स व्हिच यू फॉलो टू एग्जीक्यूट अ सर्टेन प्रोग्राम, और स्टेप्स शुड बी एक्यूरेट, स्टेप्स शुड नॉट बी एम्बिगुअस। तो अगर हम बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लोगे।
एल्गोरिदम का डेफिनेशन लिखा हुआ नहीं है, हम लिखवा देंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एल्गोरिदम, प्रेसिशन, यूनिकनेस, फाइनाइटनेस। समझे कुछ? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, इन दिस केस तुम जिस बोला था, तुम गैस ऑन करने बोला नहीं, तुम अज्यूम कर लिया था कि पानी पहले से ही उबल रहा है। तुम गैस बंद करने का भी बोला नहीं, तो यू डोंट हैव अ स्टार्टिंग एंड यू डोंट हैव अ एंडिंग, तुम बीच वाला बोला है, ठीक है। बट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड एल्गोरिथम ये नहीं बोलते। देखो यहाँ पे फाइनाइटनेस बोला है, फाइनाइटनेस मतलब होता है यू विल हैव अ स्टार्टिंग, यू विल हैव अ एंडिंग, प्रॉपर एंडिंग। अगर फाइनाइट नहीं होता है तो हम लोग का कोड इनफाइनाइट, मतलब लूप में पढ़े ना, इनफाइनाइट लूप, तो दैट इज इनफाइनाइट। तो वो मेरे को नहीं होना है। मेरा एल्गोरिदम शुरू होगा और मेरा एल्गोरिदम खत्म भी होगा आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स। दैट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एल्गोरिदम। जैसे यहाँ पे तुमने कहीं भी नहीं मेंशन किया कि पुट ऑफ द गैस, ठीक है, काम खत्म हो गया, तो इट इज नॉट फाइनाइट, बट एल्गोरिदम शुड बी फाइनाइट। प्रेसिशन मतलब होता है कि कोई कोई एम्बिग्यूटी ना हो, एग्जैक्ट हो, कि जो लिखा है उसके बाहर का कुछ मीनिंग तुम डिराइव ना कर पाए। यूनिकनेस मतलब होता है कि तुम्हारा जो आउटपुट आ रहा है, जो स्टेप्स हो रहा है, दैट सोनली डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस स्टेप, वो रैंडमली इधर उधर से चेंज नहीं हो पाएगा। फिर इनपुट आउटपुट मतलब होता है इट कैन टेक अ सर्टेन नंबर ऑफ इनपुट्स डिपेंडिंग ऑन विच यू विल गेट अ सर्टेन आउटपुट, ठीक है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एल्गोरिथम। हमारे बुक में ये सब स्टेप्स लिखा हुआ है। इसके अलावा देखोगे मेरे में पेज 88 में है, मुझे नहीं पता तुम्हारे में कितना होगा। देखो एक पेज है जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग करके ना एक फ्लो चार्ट जैसा दिया हुआ है, मिला? हाँ, देखो इसको एक बार पढ़ के देखो। और ठीक उसके नेक्स्ट में देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एल्गोरिथम भी दिया हुआ है। एल्गोरिथम का एक बेसिक एग्जांपल, सपोज कि यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। क्वेश्चन है, राइट एल्गोरिथम
फाइंड स्क्वायर ऑफ अ नंबर, यह है तुम्हारा क्वेश्चन। अभी देखो एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, ठीक है, इनका ना मैंने फ्लो चार्ट का तो चलो अलग, एल्गोरिदम जो हम लोग देखेंगे, इनका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एग्जैक्टली टू द पॉइंट जैसा लिख रहा हूँ वैसा लिखना है। थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, तुम अलग अलग सोर्सेज देखोगे, अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग तरीके से वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मुर्गी को हांस बोल दोगे, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कैसे लिखेंगे, तो हमारा जो पहला स्टेप है, स्टेप वन, फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, क्या होता है कि वी जनरली स्टार्ट द प्रोसेस, ये हम लोग बचपन में सीखते हैं इस तरह से लिखना। उसके बाद स्टेप टू इज व्हाट, कि स्क्वायर ऑफ अ नंबर फाइंड करने के लिए वो नंबर तो मेरे को चाहिए ना, तो वी विल से कि इनपुट द नंबर, मान लो कि एज ए बोल रहे हैं कि ए में हम स्टोर करेंगे उस नंबर को, लाइक हम लोग लिखते हैं ना कि ए इक्वल्स टू 5 इस टाइप का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप थ्री, कैलकुलेट स्क्वायर एज, हम लिखते हैं कि एस क्यू इक्वल्स टू ए इंटू ए, लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद स्टेप फोर क्या होना चाहिए, प्रिंट या फिर डिस्प्ले, है ना, ये डिस्प्ले, डिस्प्ले एस क्यू। उसके बाद स्टेप फाइव इज, याद है तुमको, है, तो इस तरह से, तो एक स्टार्टिंग हो गया, एक स्टॉप हो गया, तो फाइनाइट हो गया, ठीक है। प्रिसाइज हो गया कि हम एग्जैक्टली बोल रहे कि इनपुट नंबर है, कैलकुलेट स्क्वायर, प्रिसाइज हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज हो जाता है। अभी ये जो हम स्टेप्स लिखे हैं, दीज आर रिटन इन वर्ड्स लिखा हुआ है। इसी को जब हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या फिर डायग्रामेटिक वे में लिखते हैं, तो दैट बिकम्स व्हाट, दैट बिकम्स द फ्लो चार्ट। कोई भी एल्गोरिदम का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग फ्लो चार्ट बोलते हैं। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है, डायग्राम बना के, डायग्राम मतलब क्या, तुम लोग को वो खरीदना पड़ेगा ना, वो डायग्राम जैसे बनाने के लिए रहता है ना, ऐसे कलर कलर पेंसिल वगैरह वो सब खरीदना पड़ेगा, ब्रश खरीदना पड़ेगा। आकाशिकीश है की ब्रश है, फ्लैट ब्रश, हाँ, तो एक फ्लैट एक राउंड खरीद लेना, ठीक है, उसके साथ हम लोग बनाएंगे, समझे, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना, ठीक है। पिक्टोरियल का यहाँ पे जो फ्लो चार्ट का पिक्चर्स, मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग कोई फिक्स्ड शेप्स यूज करेंगे, ठीक है। फ्लो चार्ट के लिए वी विल यूज सम फिक्स्ड शेप्स एंड सिंबल्स, हम लोग इसके बाहर नहीं जाएंगे, ये शेप्स एंड सिंबल्स फिक्स्ड रहेगा, इसके अलावा हम लोग कुछ यूज नहीं करेंगे। बट इसके अंदर का जो लिखावट है वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, जैसे यहाँ पे डिस्प्ले की जगह मैं प्रिंट लिख सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से छोटा छोटा चेंजेस पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल जो स्टार्ट एंड स्टॉप हो गया ना, वो हम लोग का ये ओवल शेप में हो जाता है। ओवल शेप से क्या होता है, स्टार्ट एंड स्टॉप को हम लोग डिनोट करते हैं। उसके बाद मान लो जो इनपुट लिए ना, जैसे यहाँ पे देखो ये इनपुट द नंबर, फिर डिस्प्ले द नंबर, तो इनपुट और आउटपुट के लिए हम लोग पैरेललोग्राम का इस्तेमाल करेंगे, इस तरह पैरेललोग्राम, इट्स नॉट अ स्क्वायर, इट्स अ पैरेललोग्राम। इससे क्या हो रहा है, इनपुट एंड आउटपुट हम लोग इससे डिनोट करेंगे। बात समझ में आया। फिर जैसे यहाँ पे देखो, ये कैलकुलेशन है ना, एक कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन इज अ प्रोसेस, if we are finding the square that is a process, तो वो प्रोसेस हो जाएगा विद इन द रेक्टेंगुलर बॉक्स, रेक्टेंगुलर दैट इज द प्रोसेस, जो भी प्रोसेस हो जाएगा। फिर मान लो हम एक एल्गोरिदम लिखे हैं जहाँ पे एक डिसीजन चाहिए हमको, डिसीजन एज इन, ये लिखते थे ना बचपन में कि इफ ए ग्रेटर देन बी, है ना, तो प्रिंट ए, एल्स प्रिंट बी, इस तरह से हम लोग करते थे। प्रिंट तो तुम लोग नहीं सीखे हो, आगे सीखोगे, सिस्टम आउट प्रिंट एल, ठीक है, एसओपीएलएन ए, एसओपीएलएन बी, ये सब सीखे हो ना, प्रिंट इसमें है Python में। तो ये क्या है, ये एक डिसीजन बनाना है कि भैया अगर ये हो रहा है कंडीशन ट्रू, तो एक तरफ जाना है, नहीं हो रहा है तो दूसरा तरफ जाना है। तो सच डिसीजंस आर मेड विद इन दिस बर्फी, बर्फी होता है ना, मिठाई होता है ना, तो दिस इज द डिसीजन बॉक्स, ठीक है, डिसीजन बॉक्स। और हर एक स्टेप को कनेक्ट करने के लिए, जैसे ये स्टार्टिंग से लेके नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से लेके उसके बाद वाले स्टेप, ये जो कनेक्टिंग होता है ना,
ये कनेक्टिंग यूजिंग द फ्लो लाइंस, ऐसे करके फ्लो लाइंस होता है, क्या बोलते हैं इसको, फ्लो लाइंस। इस तरह से उसको करेंगे, उससे बड़ी चीज की चुनी। तो इसी को अगर हम लोग बात करें, इसी को ये जो हम लिखे हैं एल्गोरिदम, इसको अगर हम लोग फ्लो चार्ट में डिनोट करना चाहें, तो सबसे पहले जो स्टार्ट है इसको किस में रखना पड़ेगा, ओवल शेप में। ओवल हो गया, सर्कल नहीं, ओवल हो गई, ओवल। ये गलत है, ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या, इनपुट। इनपुट किसके अंदर आता है, पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम बनाएंगे और इसको इस तरह से कनेक्ट कर देंगे यूजिंग द फ्लो लाइन, कि भैया इसके बाद ये स्टेप है। और इसके अंदर जो मैं लिखा हूं ना, इनपुट द नंबर ए, तो इसमें हम वही चीज लिख देंगे, इनपुट नंबर एज ए, ये चीज लिखेंगे। इसके बाद क्या है, कैलकुलेट। कैलकुलेट मतलब प्रोसेस। प्रोसेस किस में आ जाता है, रेक्टेंगल में। तो रेक्टेंगल बनाएंगे एक, और फिर यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे। और फिर इसके अंदर क्या लिखेंगे, जो चीज यहाँ लिखा है कि कैलकुलेट स्क्वायर एज एस क्यू इक्वल्स टू ए इंटू ए, ये चीज लिखेंगे। इसके बाद क्या है, डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले के लिए क्या, पैरेललोग्राम। तो हम पैरेललोग्राम बनाएंगे और फिर इसको कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पे वही चीज लिख देंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्प्ले एस क्यू करके लिख देंगे। और फिर फाइनली वी विल स्टॉप एंड विद इन अ ओवल शेप। ठीक है। अब जब तुम बनाओगे तो ऑब्वियसली स्केल यूज करोगे, सचता कि ये एक सिंगल लाइन में हो, देखने में अच्छा हो। ये जो है पैरेललोग्राम भी अच्छे से स्केल से पेंसिल से बनाना। समझे बात को कुछ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें। अभी देखो यहाँ पे तुम्हारे बुक में जो दिया हुआ है, जैसे मैंने बोला कि ये एग्जैक्टली सेम नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इसीलिए जो मैंने यहाँ पे असाइनमेंट किया है ना, जैसे यहाँ पे असाइनमेंट है, यहाँ पे असाइनमेंट है, यही चीज तुम्हारे बुक में किस तरह से, मतलब सुमिता अरोड़ा में किस तरह से दिया हुआ, चेक करोगे, लिखा हुआ है कि पेज नंबर 90 में लिखा हुआ, देखो फ्लो चार्ट्स दिख रहा है, वो शेप सिंबल्स दिख रहा है, थोड़ा सा उसको दिखाओ, तो बीच वाला को दिखाओ, शेप्स एंड सिंबल्स जो दिख रहा है ना, देखो उसके नीचे जो, देखो शेप्स एंड सिंबल्स में देखो, सिंबल ओवल है, स्टार्ट स्टॉप, ठीक है। पैरेललोग्राम, इनपुट आउटपुट, रेक्टेंगुलर प्रोसेसिंग, और ये बर्फी डिसीजन बॉक्स, इस तरह से दिया हुआ है। फिर उसके नीचे आओगे, देखो आइडेंटिफायर है और असाइनमेंट है। असाइनमेंट देख रहे हो, असाइनमेंट में किस तरह से दिया हुआ है, जैसे ए, उसके बाद एरो और 10, देखो ए एरो 10। मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ए इक्वल टू 10 लिखते हैं, इसी चीज को यहाँ पे इस तरह से डिनोट किया। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया ना, स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए, तो इसको हम लोग बुक के हिसाब से क्या लिखेंगे, ए इंटू, समझे। बट इसके नीचे में देखो, मैंने असाइनमेंट का लास्ट जो लाइन है, देखो सम पीपल टेक लिबर्टी एंड यूज असाइनमेंट ऑपरेटर टू असाइन वैल्यूज टू अ वेरिएबल इन एल्गोरिथम, मतलब इसके बारे में ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है इसके, और यहाँ पे इस तरह से मेंशन किया, समझे बात को। तो क्योंकि तुम्हारे बुक में ऐसा दिया हुआ है, तो हम लोग इसी तरह से फॉलो करेंगे। बट अगेन तुम अलग अलग सोर्सेस में जाओगे, अलग अलग सोर्सेस में अलग अलग तरीका से इनपुट लिया गया है, तो वो हार्ड एंड फास्ट उतना नहीं है, थोड़ा बहुत फॉलो करना पड़ता है। बट तुम्हारा जो शेप्स एंड सिंबल्स है, इसको डेफिनेटली यही पर्पज से यही शेप यूज करना पड़ेगा। तो स्टार्ट के लिए हम पैरेललोग्राम नहीं यूज कर पाएंगे, स्टार्ट के लिए ओवल ही यूज करना है, ये मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। तो समझ में आया, अच्छा, एक लिख लोगे, व्हाट इज फ्लो चार्ट। ठीक है, समझे? इसके बाद बुक में देख के ये सिंबल्स और पर्पस ये बना लो, सिंबल और पर्पसेस टेबल बनाओगे, पहले में लिखोगे सिंबल्स,
फिर यहाँ पे purpose, जैसे दिया हुआ उसको आप ही बनाओ। तो यहाँ पे तुम लोग बनाओगे फ्लो लाइन तक काफी है, उसके बाद वो जरूरत नहीं पड़ता है इन जनरल। पहला एक दो तीन चार, पहला चार जो है उसको बनाओगे। आइडेंटिफायर मतलब होता है द नेम्स गिवन टू अ क्लास अ वेरिएबल, ठीक है। ये सब आइडेंटिफाई मतलब जिसके हेल्प से हम किसी चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बट इससे इंपॉर्टेंट एक उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, देखो कि आइडेंटिफायर जब हम यूज करेंगे तो वी हैव टू गिव प्रॉपर मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स। हमेशा बोलते थे ना हम जावा में मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स दो, ठीक है। देखो यहाँ पे कि while choosing names to identify that these are meaningful and not unnecessarily long or short names, ठीक है। unnecessarily कुछ भी हम नहीं इसमें यूज करेंगे, इट शुड बी मीनिंग। उसके बाद तो असाइनमेंट वाला बात कर दिए हैं कि किस तरह से होता है। सीक्वेंस मतलब होता है कि स्टेप्स जो कि फॉलो किया जाता है उसको हम लोग सीक्वेंस बोलेंगे, समझे। बैग रखे कोई नीचे गिरा है, मेरा नीचे जाए तो चलो बात समझ में आया कुछ, ठीक है। तो इस तरह से तो हमेशा याद रखना आइडेंटिफायर्स को हम लोग मीनिंगफुल लेंगे, रैंडमली कुछ भी उल्टा सीधा नहीं लेंगे, लंबा ज्यादा एक्सेस लंबा नहीं लेंगे, छोटा में रखने की कोशिश करेंगे एज लॉन्ग एज पॉसिबल। इसके बाद आता है कि देखो सिलेक्शन या फिर कंडीशन। सिलेक्शन या कंडीशन मतलब क्या बोल रहे हैं एग्जैक्टली। सपोज सपोज तुमको ये चेक करना है कि इफ ए ग्रेटर देन बी करके, तो प्रिंट ए, मैंने प्रिंट मतलब एसओपीएल सोच लिया, प्रिंट यूज करोगे प्रिंट पाइथन में, इसलिए प्रिंट यूज करो, एल्स तुम बोलोगे प्रिंट बी, इस तरह से। तो अगर इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे। पहले तो एक मेरा कंडीशन वाला रहेगा बर्फी, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि इज, यहाँ पे इज लिखेंगे, इफ नहीं इज ए ग्रेटर देन बी और क्वेश्चन मार्क, ये चेक किया जा रहा है इज ए ग्रेटर देन बी। हमको बोलो इसका क्या क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है। ये सब लोग दो ही हो सकता है। तो अगर मैं यस बोलता हूँ, सपोज यस, और यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि इट इज नो, कि यस होने से क्या होगा कि वी विल प्रिंट व्हाट, प्रिंट ए। प्रिंट किस में आ जाएगा, पैरेललोग्राम में, है ना। और अगर नो होता है तो क्या हो जाएगा, प्रिंट क्या हो जाएगा, प्रिंट बी, है कि नहीं, प्रिंट बी हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, प्रोग्राम को तो रोकना है, प्रोग्राम खत्म हो गया, इसके बाद कुछ काम नहीं है। तो काम नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों को यहाँ से ऐसे करके टालेंगे, ऐसे खींच देंगे, और मैं बोलूंगा यहाँ पे स्टॉप, क्योंकि मुझे प्रोग्राम को खत्म करना है, खत्म नहीं करना है क्या, है ना। तो प्रोग्राम शुड बी फाइनाइट। तो कुछ भी हो, जैसे जैसे मान लो अगर a का वैल्यू है 5, b का वैल्यू है 2, तो इज a ग्रेटर देन b, बोलो ट्रू है कि फॉल्स है। ट्रू है, ट्रू है तो नीचे आ जाएगा, आगे क्या करेगा, प्रिंट ए करेगा, प्रोग्राम खत्म, तो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि देखो नीचे फ्लो लाइन जा रहा है। अगर मान लो कि बी 12 है, ए 5 है, तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स, मतलब नो के तरफ जाएगा। नो के तरफ जाके क्या करेगा, वो प्रिंट बी करेगा, बी करने के बाद कुछ काम नहीं है तो उसको भी रुकना पड़ेगा, तो वो नीचे आके यहाँ स्टॉप हो जा रहा है। बात समझ में आया? हम दो अलग अलग स्टॉप नहीं रखेंगे, एक ही साथ उसको कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। और इसके ऊपर से ये आएगा कंट्रोल की, यहाँ से इसके ऊपर क्या है कि इनपुट ए एंड बी, इस तरह से हम लोग इनपुट ले लेंगे, और फिर ये कंडीशन चेक किया जाएगा, दिस इज द कंडीशन चेक, समझे। तो इस तरह से हम लोग मल्टीपल कंडीशन को चेक, अगर मान लो यही चीज अगर हमको कोई लूप के साथ चेक करना पड़ता है, लूप के साथ, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आता, मान लो तुम ए का वैल्यू असाइन किए 5, ठीक है। इसके बाद तुम चेक करते हैं यहाँ पे कंडीशन लगा के कि इज कंडीशन ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या करोगे, ये वापस आके यहाँ पे चल जाएगा फिर से। और अगर फॉल्स हो जा रहा तो यहाँ से ये नो हो जा रहा है, ये यस हो जा रहा है, तो फॉल्स हो गया, यहाँ पे कुछ प्रिंट करके फिर स्टॉप कर दोगे।
यही तो होता है ना लूप का कि एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू हम लूप में घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे। यही तो लूप का कहानी है। और जैसे ही फॉल्स हो जाता है तो क्या होता है, हम प्रिंट करके यहाँ पे रुक जाते हैं, बात खत्म हो जाती है। उससे पहले चीज है मुझे नहीं समझा रहे। तो ये सब कहानी दिया हुआ है हमारे पास, पढ़ेंगे मतलब तुम पढ़ोगे, मैंने तो पढ़ा हुआ है तो तुम वही हो नहीं पढ़ा जाए। পিডিএফ করে না ছবি তুলে যা করবি কর। হ্যাঁ সেটা ও পাঠাবে কি পাঠাবে না ও জানে। ও যদি না পাঠায় তাহলে বুঝে করবি কি? আর নিজে করবি না, ওকে দিয়ে কাজ করাবি, ফোনে যখন তুলে না কি অসুবিধা তোর? ক্যামেরা ভালো নেই কি করবে? চ্যাপ্টারটা পুরোটা স্টাर्टिंग থেকে শেষ অবধি। ठीक है आज के लिए इतना ही।